नमस्कार। चुनाव सुधार एक बड़ी प्रोसेस है, बड़ी कवायद है। सुधार की प्रक्रिया लगातार चलनी चाहिए और सुधार किसी भी स्तर पर लगातार होते रहना चाहिए। कहते हैं कि पानी अगर एक जगह भरा रहे तो वो भी सड़ान मारने लग जाता है। बहता हुआ पानी ही शुद्ध होता है। तो ये जो शुद्धता की बात आई है, ये हमेशा सुधार की ओर जाती है। वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, अपने आप में देखने सुनने में बड़ी ही लाजवाब बात लगती है, आकर्षक भी लगती है और कहीं ना कहीं यूं भी लगता है कि क्यों नहीं होना चाहिए। लेकिन देश की जो बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस और इसके जो संगठक दल हैं वो इसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो विपक्षी पार्टियां होती हैं वो भी इसी देश में जनप्रतिनिधित्व का काम करती हैं, तो उनकी बातों को भी सुना जाना चाहिए और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी खूबसूरती है। इसी विषय पर बात करने के लिए आज हम आ गए हैं एक बार फिर मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े पर, जहां हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के सहयोगी, साथ ही समाज सेवी। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1983 में सबसे पहले ये बात उठी थी कि चुनाव सुधार की प्रक्रिया में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, लेकिन तत्कालीन जो सरकार थी इंदिरा गांधी जी की, उन्होंने इसको डिनाई कर दिया था। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में अपना जो चुनावी घोषणा पत्र था उसमें इसको शामिल किया और उन्होंने कहा कि हम जब बहुमत में आएंगे तो इसे लागू करेंगे। इसके बाद में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 15 अगस्त को लाल किले से ये घोषणा की कि इस देश में एक राष्ट्र एक चुनाव होना चाहिए, और इसी कड़ी में उन्होंने जो सरकार है, केंद्र सरकार है, उसने एक कमेटी का गठन किया। उस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी हैं, जिनकी रिपोर्ट के आधार पर सरकार एक विधेयक लेकर के आई है। आप सभी से यह आग्रह है कि आप अपने विचार इस पर प्रस्तुत करें। सबसे पहले तो कि क्या इस देश में, जो कि भौगोलिक रूप से इतना बड़ा है, क्षेत्र के आधार पर इतना बड़ा है, सांस्कृतिक विविधताओं वाला हमारा देश है और 150 करोड़ जनसंख्या की ओर हम बढ़ रहे हैं, क्या यहाँ एक राष्ट्र एक चुनाव संभव है? जी बिल्कुल संभव है। और ये जो समिति बनाई गई थी उस समिति की रिपोर्ट भी इसमें आई है। और अगर हम बात करें कि एक लोकसभा चुनाव के लिए जो खर्चा आता है उसका एक अगर हम मोटा अगर आंकड़ा हम देखें तो 4000 करोड़ रुपए का एक खर्चा इसमें आता है। और उस 4000 करोड़ के खर्चे के अलावा अगर हम बात करें तो एक जो नेता होते हैं पार्टी के, वो लोगों से जुड़ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि चुनाव लगातार होते रहते हैं और चुनाव लगातार होने के चक्कर में वो अपने क्षेत्र में काम नहीं कर पाते और लगातार वो चुनावों की तैयारियों में इधर उधर जाते हैं आते हैं, उससे वो अपने क्षेत्र में जुड़ नहीं पाते हैं। इस हिसाब से लगता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन वाली जो पॉलिसी है वो बिल्कुल सरकार ने उचित है। देखिए मुदगल साहब जी, ये देश के लिए बहुत ही एक अच्छी पहल है और अगर पूरे देश में एक साथ चुनाव करवाए जाते हैं तो हमारे देश का बहुत सारा पैसा बचेगा। इसके साथ में 6 महीने पहले से हमारी आचार संहिता लग जाती है, काम करने की जो हमारा काम की गति है वो रुक जाती है। वो हमें बार बार हर साल में चुनाव आते ही आचार संहिता, कभी निगम के चुनाव हैं, कभी पंचायत के चुनाव हैं, कभी स्टेट के चुनाव हैं, तो कभी लोकसभा के चुनाव हैं। तो इस प्रकार से हमारे लगभग 5 साल में 6 महीने के हिसाब से लगभग 1-1.5 साल का समय तो हम आचार संहिता के रूप में खो देते हैं, जिसमें हमारे विकास की धुरी रुक जाती है। दूसरे एक सबसे बड़ा लाभ जो है, अगर एक साथ चुनाव करवाए जाएं तो एक जनता की भावना को एक साथ भांपना। हमारे यहाँ ज़्यादातर क्या है, प्रलोभन में एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते से पार्टियां धीरे धीरे जैसे कोई सत्ता में आता है और सरकारी धन का दुरुपयोग करके और जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। तो यदि एक साथ चुनाव होता है, एक राय में चुनाव होता है, तो किसी भी प्रकार से इन्फेक्शन का या इन्फेक्शन का जो खतरा है वो भी साधारणतः कम होगा। अगर एक साथ चुनाव होंगे तो हमारी जनता जो है अपनी भावना को एक साथ उजागर कर सकती है। साथ ही में धन के साथ साथ में एक सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे प्रदेशों में, जिसमें राजस्थान के साथ में ये पहली बार हुआ है, चलो हम अब स्टेट में और केंद्र में दोनों एक ही सरकार है, हम तो ज़्यादातर विपक्षी रहे,
केंद्र में बीजेपी सरकार रही है और हम यहाँ पर कांग्रेस की सरकार में रहे, तो जो पैसा खर्च करने का या जो विकास की गति का जो माध्यम है, यदि एक ही सरकार केंद्र में आती है, एक ही सरकार स्टेट में होती है, तो विकास की गति और बढ़ेगी। तो मेरे विचार से यदि वन नेशन वन इलेक्शन भारत में माननीय नरेंद्र मोदी महोदय द्वारा माननीय प्रधानमंत्री के उच्च विचार की मैं सराहना करता हूं और इसकी पहल का स्वागत करता हूं, सम्मान करता हूं। वन नेशन वन इलेक्शन की जो चर्चा चल रही है वो व्यवहारिक तौर पे बिल्कुल सही नहीं है, और इसको अगर देश में लागू भी किया जाता है तो इसमें संविधान में कई जगह पर लगभग मेरी जानकारी के अनुसार 15 से लेकर 18 अमेंडमेंट करने पड़ेंगे, जो कि आज के वर्तमान समय में पॉसिबल ऐसा नहीं प्रतीत होता है। उसके अलावा जो लोगों की अपेक्षाएं होती है, अगर एक साथ इलेक्शन होंगे तो उसमें लोगों के क्षेत्र समस्या है या जो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसी स्थितियां पैदा होती है कि केंद्र का माहौल अलग होता है, विधानसभा या स्टेट के इलेक्शनों का अलग होता है। उस दौरान क्षेत्रीय मुद्दे गौण हो जाएंगे, और उसके भी अतिरिक्त एक सबसे बड़ी है कि जो शुरुआती भारत आज़ाद हुआ था उसके 4-5 आम इलेक्शन एक साथ हुए, लेकिन स्थितियां ऐसी हुई कि समय पर बहुमत का विघटन हुआ और 1970 से ये चेंजेज आए। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे श्योर कर सकते हैं कि बहुमत रेगुलर बना रहेगा? उस दौरान या तो राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ेगा या फिर जो संविधान में 5 साल का प्रावधान है वो चेंज करना पड़ेगा। उसके अंतर्गत किसी राज्य को 2 साल का टाइम मिलेगा, किसी को 1.5 साल का, किसी को 2.5 साल का, किसी को 3 साल का, किसी को 4 साल का। ऐसी स्थिति में विकृति पैदा होगी, और जो मेरे सैद्धांतिक रूप से मेरे हिसाब से जो पॉसिबल नहीं है। और अभी चर्चा चल रही है कि देश में एक ही इलेक्शन होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री है, मैं उनका स्वागत करता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि 150 करोड़ की जो पॉपुलेशन वो भारत में है, जिसमें लगभग 33 स्टेट हैं, और 33 स्टेट इतने बड़े हैं कि उनके अंदर क्षेत्रीय पार्टियां भी हैं, जिसमें 2 नेशनल पार्टियां भी हैं, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। दोनों के अलग अलग मत हैं। मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखिए, यदि प्रधानमंत्री जी की बात को लेकर अगर अपन ये कहते हैं कि एक मत हैं और एक दिन यदि चुनाव हो जाता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी चुनी जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी चुनी जाएगी। जब 2 नेता एक दिन चुने जाएंगे तो वो किसी न किसी दल के तो होंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे वो कांग्रेस के हो। अब मैं ये बात कहना चाहता हूँ, यदि वो दोनों ही नेता एक ही दल के आ गए और वो दोनों ही नेता यदि 5 वर्ष काम नहीं करते हैं तो क्या वो जनता 5 साल के लिए किसका मुंह ताकेगी? उनके जो अधिकार है, जो उनके राइट्स हैं, वो एक वोट से आपने 5 साल के लिए सिक्योर कर दिया। अगर आज सेंट्रल गवर्नमेंट का यदि कोई नेता क्षेत्र में काम नहीं करता है तो उनका मानस 6 माह में ये बन जाता है कि इस नेता की जगह अगले इलेक्शन में दूसरे नेता को यदि चुन दिया जाता है तो क्षेत्र का विकास ये न करके वो नेता करेगा। वो किसी भी पार्टी का हो सकता है, और जनता उस व्यक्ति का स्वागत करती है जो उनका विकास करता है। भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ 36 कौम निवास करती है, अनेक धर्म हैं, यहाँ अनेक जातियाँ हैं, और सभी सम्मान से भारत देश में रहते हैं। आज कोई भी नेता यदि किसी का काम नहीं करता है, उसका विरोध होता है, उसके पुतले जलाए जाते हैं, उसका आंदोलन किया जाता है। क्या एक दिन चुनाव करने से क्या ये समस्याएं हल हो जाएगी? क्या वो नेता 5 साल के लिए चुना जाने के बाद में क्या उस जनता का काम कर देगा? क्या उसकी व्यवस्था कर देगा? यदि वो नहीं करता है तो वो जनता अपने जो एक वोट उसके पास बचा है अभी भी,
किसी न किसी रूप में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का बचा हो उसके पास, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का बचा हो, वो उसका उपयोग करते हुए अपने उस नेता को चुनने का प्रयास करेंगे जो नेता उनके बारे में अपना काम करेगा, उनके क्षेत्र का विकास करेगा और उनका साथ देगा। दूसरी बात, आप ये देखिए कि एक इलेक्शन होने के बाद में देश में अराजकता का माहौल भी पैदा हो सकता है, जैसे गृह युद्ध। क्षेत्रीय पार्टियां हर स्टेट में हैं। अगर किसी जगह क्षेत्रीय पार्टी का अगर नेता जीत गया, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग सरकार बन गई, वो भी एक साथ। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी से राजेश जी कह रहे थे कि दोनों नेता यदि एक ही हों तो वहाँ विकास की लहर होगी, लेकिन अगर एक इलेक्शन में भी दोनों नेता एक ही पार्टी के नहीं हुए तो क्या वहाँ लहर होगी? क्या वह विकास होगा? क्या उस जनता का एक मत जो आपने लिया है, क्या उसका सदुपयोग और तार्किक रूप में सहयोग मिलेगा, उनका विकास होगा? मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। आज देखिए कई क्षेत्रों में ऐसे है जहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट से चुना जाने वाला सांसद 5 साल में शक्ल नहीं दिखाता, लेकिन अगर 2.5 लाख 3 लाख पॉपुलेशन पे यदि एक विधायक चुना जाता है तो एक एक गली, एक एक मोहल्ला, एक एक कार्यकर्ता को जानता है जिसकी क्या व्यवस्था है, क्या दुविधा है, क्या पीड़ा है, उनके बच्चों को भोजन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, रोड बनी नहीं बनी, बच्चे स्कूल जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम है हिंदी मीडियम है, पानी आ रहा है नहीं आ रहा है, सड़क बन रही है नहीं बन रही है, क्या समस्या है, किसी का बेटा खो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, वो विधायक करता है उस काम, सेंट्रल गवर्नमेंट का सांसद नहीं कर पाता। और यदि ऐसी व्यवस्था रही तो आने वाले समय में देश में गृह युद्ध जैसी स्थिति हो जाएगी, इसलिए मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। सर्वप्रथम मैं तो मीडियम एज का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ऐसा ज्वलंत मुद्दा जो कि आप हमेशा लेके आते हैं, मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूँ, ये आप लेकर आए हैं और अभी 4 दिन पहले ही राष्ट्रपति ने इस पर मोहर लगाई है और आप इसको पब्लिक के बीच में लेके आ रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि मैं एक युवा व्यवसायी हूँ और समाज सेवी हूँ, तो समाज की और अर्थव्यवस्था, देश की अर्थव्यवस्था की बात करूँगा। तो उसको मद्देनज़र ये जो पॉइंट है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, ये देश के लिए कहीं ना कहीं मेरी समझ में फ़ायदेमंद है। और वो कैसे है, क्योंकि ये एक बहुत छोटा मुद्दा नहीं है। कोविंद कमेटी बैठी जिसके जो अध्यक्ष थे वो रामनाथ कोविंद थे और उनकी अध्यक्षता में 4 आयोग, इलेक्शन आयोग, दूसरा विधि आयोग, नीति आयोग और संविधान समीक्षा आयोग के एक्सपर्ट्स इसमें बैठे, जिन्होंने मिलकर के ये निर्णय लिया कि 1 इलेक्शन 1 नेशन पॉसिबल है और हो सकता है। हालांकि जनसंख्या एक बहुत बड़ी समस्या है, भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत बड़ा है, पहले भी हो चुके हैं 1952 से लेकर के और 67 तक। और क्योंकि 68-69 में राज्य का पुनर्गठन किया गया, विधानसभाएं बनाई गई, तो एक उसको चेंज किया गया थोड़ा सा। 71 में जो चुनाव हुए बाद में वो दूसरे तरीके से हुए, परंतु एक पॉसिबिलिटी वाली जो बात है, जो पहला सवाल जो था सिर्फ पॉसिबिलिटी को लेकर के था कि पॉसिबल है या नहीं, क्योंकि उस टाइम पे जो व्यवस्थाएं थी वो बहुत कम थी। और जब एक देश में एक कर हो सकता है, एक जीएसटी हो सकती है, तो 1 नेशन और 1 इलेक्शन क्यों नहीं हो सकता? 1 नेशन 1 इलेक्शन व्यवहारिक रूप से इसको क्रियान्वित करना व्यवहारिक नहीं लग रहा है, क्योंकि ना तो ये अभी तक संवैधानिक है, इसको बहुमत से पास नहीं किया गया है। किसी भी कमेटियों ने बहुत सी रिपोर्टें दी और बहुत सी रिपोर्टें आज तक लागू नहीं हुई, ये भी व्यवहारिक है। इस देश में अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग स्टेटों में, अलग अलग भाषाओं में लोग रहते हैं और अलग अलग मुद्दे हैं। किसी की पार्टी का एक का चुनाव होना, लेकिन कई बार आप देखते हैं, अभी राजस्थान देख लीजिए, एमपी के चुनाव के क्या रिजल्ट रहे, 9 महीने पहले के क्या रिजल्ट रहे। एक साथ चुनाव होगा, हमारे देश की बहुत सी आबादी अब भी गाँव में रहती है और वो आज भी उनके अगर वोटिंग परसेंट देखा जाए तो रिजेक्ट भी होते हैं। अब उनसे पूछे अगर वो इतने मत पत्रों पे एक साथ वोट डालेगा या इतनी मशीनों पे डालेगा, क्या व्यवहारिक रहेगा? आप देखिए पिछले विधानसभा चुनाव में भी, एमपी के चुनाव में मैंने देखा है, मैं काउंटिंग में था, कि वहाँ कर्मचारियों के मत रिजेक्ट हो रहे हैं। पढ़े लिखा जो कर्मचारी है उसका मत रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर एक साथ सबके चुनाव होंगे तो क्या वोटिंग में रिजेक्टेशन नहीं आएगा? इसलिए मेरी नज़र में, मेरी व्यक्तिगत राय है कि ये व्यवहारिक नहीं है। देखिए, बात जहाँ तक है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो थ्योरी है वो कहीं ना कहीं अपने आप में प्रासंगिक भी है और अव्यवहारिक भी लगती है। लेकिन कहा जा रहा है कि जैसे कि देश में 1 नेशन 1 टैक्स की बात की गई और इस तरह जीएसटी लाया गया,
लेकिन उसके बाद भी दूसरे टैक्सेस भी जारी रहे, तो वो कहीं ना कहीं वो सिद्धांत फ्लॉप रहा अपने आप में। ये कहा जा सकता है डायरेक्ट कि वो जो प्रिंसिपल जिसके पीछे वन नेशन वन टैक्स लाया गया था वो स्थापित नहीं हो पाया। तो जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो दूसरे जो चुनावी समझ रखते हैं, उनका कहना है कि ये जो थ्योरी लाई गई है ये चुनावी मुद्दा है, और बीजेपी हर बार जब भी चुनाव आता है कहीं पर तो ऐसे मुद्दे छेड़ती रहती है। रोहित गौतम जी, आप इस पर क्या कहेंगे? चुनावी मुद्दे की कोई बात नहीं है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने ये अपना मैनिफेस्टो में ये विषय रखा था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार जो मैनिफेस्टो में अपने विषय रखे थे उन पर कार्य कर रही है। राम मंदिर का विषय हो, धारा 370 हो, उसके बाद ये अगला ये कदम भारतीय जनता पार्टी का है। भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में कभी कोई अंतर नहीं रहता है, एक विषय। दूसरा विषय ये है कि जिस प्रकार से मेरे से पहले जो हमारे साथीगण हैं उन्होंने कहा कि एक नेशन एक इलेक्शन में अगर हम बात करें तो कभी कभी क्षेत्रीय मुद्दे भी होते हैं, वो क्षेत्रीय मुद्दे हावी होते हैं। उस विषय पे मैं एक बार बताना चाहूँगा कि अगर क्षेत्रीय मुद्दों की अगर बात है तो मैं व्यवहारिक रूप से हम लोगों ने देखा भी है कि ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ पर कांग्रेस माइंडेड है, लेकिन जब सेंट्रल की अगर बात आई उनको लगा कि मोदी जी नेतृत्व कर रहे हैं और मोदी जी के मोदी जी के सानिध्य में देश का विकास बहुत अच्छा हो रहा है। और विश्व पटल पर हम देखें तो किस प्रकार से बीजेपी ने भारत के गौरव को और ज़्यादा बढ़ाया है। तो उन लोगों ने क्या किया कि जब बात आई कि सेंट्रल में वोट देने की तो उन्होंने मोदी जी को वोट दिया, और बात जब स्टेट में वोट देने की आई तो उन्होंने अपनी जिसकी जो भी पार्टी थी, जिसका जो भी मुद्दा था, उस पार्टी को वोट दिया। तो ये बहुत आसानी से ये मैनेज हो सकता है। ये तो एक ठीक है, विपक्ष अपनी भूमिका अदा कर रहा है कि आप ये एक चीज़ सोचिए कि इतना बड़ा पैसा 4000 करोड़ का एक जो आंकड़ा आया है सामने कि एक चुनाव के अंदर 4000 करोड़ का खर्चा होता है। अगर 4000 करोड़ का खर्चा लगातार 2-3 बार होने में बचे तो कितना पैसा इस भारत के गरीबों के लिए वो पैसा काम आने वाला है। और ये कोई जैसा कि मुझसे पहले भी बताया कि ये ऐसा पहले हुआ है 52 से लेके और 67 तक ये ऐसा हुआ है। और भारत ही नहीं, ऐसे कई देशों में, भारत के अलावा भी ऐसे कई देश है वहाँ वन नेशन वन इलेक्शन पर ऐसा काम चल रहा है। तो इस प्रकार से ये पॉसिबल नहीं है, ये तो बात है नहीं। और इतनी सारी कमेटियों ने जो काम किया है, उन्होंने सोचा है, समझा है, विचार किया है और किस प्रकार से ये हो सकता है उसकी गणना भी उनके पास है। तो इसलिए हमारा पैसा बचता है, समय बचता है और लोगों का विकास होता है। आप सुरक्षा बल की हम बात करें तो किस प्रकार से सुरक्षा बलों का तो आधे से ज़्यादा समय तो इस प्रकार से लग जाता है कि आज वहाँ नगर पालिका का चुनाव है, फिर देखें तो विधानसभा का चुनाव है, फिर लोकसभा का चुनाव है, तो उनकी जो ड्यूटियाँ हैं वो चुनावों के अंदर ही पूरी हो जाती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन जो हमारा जो मुद्दा है इसका हम स्वागत करते हैं और स्वागत सभी को करना चाहिए। विपक्ष की भूमिका अदा करे, लेकिन इस प्रकार के मुद्दों में तो कम से कम साथ आकर खड़े हों। अभी पत्रकार महोदय आप बात कर रहे थे कि जीएसटी वाला मुद्दा, जो भी वर्तमान में जो सरकार होती है उसकी मोरल ड्यूटी बनती है कि उसको देश को कैसे चलाना है। उसको 5 साल जनता उसको देती है, समर्थन देती है, वोट देती है, सहयोग करती है। अब जीएसटी जैसे वन टाइम अगर आप टैक्स ले रहे हैं, उसके बावजूद भी यदि अन्य चीज़ों पर भी टैक्स लग रहे हैं तो इसका मतलब है कि जिस स्थिति में आप चलना चाह रहे हो उस स्थिति में चल नहीं पा रहे हो। इसका मतलब ये होता है कि आपका जो विज़न है वो फेल हो गया। अब बात आती है कि वर्तमान में अभी कह रहे थे भाई साहब कि राम मंदिर का मुद्दा है या और कोई भी मुद्दा है, यदि राम मंदिर बनाया गया तो हमारा भी सहयोग है उसमें, हमने कभी मना नहीं किया मत बनाओ। हम भी जाना चाहते हैं, हम भी उस मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं जहाँ हमारा आराध्य देव भगवान रहते हैं। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी ने मंदिर बनाया, लेकिन यदि कोई भी चुनाव हो और चुनाव को प्रक्रिया में यदि आप कोई मुद्दा लाते हैं तो निश्चित रूप से वो चुनावी मुद्दा होता है। आप देश के हित में सोचिए, यदि देश के हित में कोई अच्छी बात है और कोई अच्छा मुद्दा है तो हम आपके साथ हैं। लेकिन ये जो अभी मामला चल रहा है कि एक ही दिन इलेक्शन करा दीजिए, इलेक्शन संभव ही नहीं है। और इलेक्शन आप करा भी दोगे तो आपकी व्यवस्था फेल हो जाएगी। बात आ रही थी कि 4000 करोड़ रुपए का खर्चा होता है। आप ऐसा कोई गठित कीजिए जो आपके जो छोटे छोटे मुद्दे कि 4000 करोड़ खर्च नहीं होने चाहिए। 45 दिन की जो आचार संहिता लग रही है उसको 20 दिन या 30 दिन कर देनी चाहिए। ऐसी उन चीज़ों पर रिसर्च करना चाहिए जो वास्तविक छोटी छोटी इन बातों को लेकर यदि आप ऐसा सोचते हैं कि 7000 करोड़ का खर्चा हो जाता है, 4000 करोड़ का खर्चा हो जाता है,
45 दिन की आचार संहिता लग जाती है। इन मुद्दों को रखने के बाद में साहब हम ये सोचते हैं कि एक ही दिन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन आप इस बात को नहीं सोच रहे कि जिन बिंदुओं पर आप रिसर्च करना चाहते हैं कि 7,000 करोड़ लग रहे हैं या 4,000 करोड़ लग रहे हैं या आपकी 45 दिन की आचार संहिता लग रही है, आप उस देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जिसको वर्ल्ड देखता है, पूरा संसार देखता है। यदि आपसे एक छोटी सी गलती अगर कोई हो गई, चूक हो गई, तो पूरे देश को भुगतनी पड़ेगी। तो इसलिए मेरा तो केवल इतना सा सबमिशन है कि मैं तो इस बात से कतई सहमत नहीं हूँ कि एक दिन इलेक्शन हो और उसी दिन अपना मतदाता एक दिन वोट देके घर सो जाए और 5 दिन वो नेता 5 साल के लिए काम करे या नहीं करे, लेकिन जनता उसके घर नहीं जा सकती। और आजकल तो स्थिति यह है कि जनता से नेता का जुड़ा रहना अति आवश्यक है, क्योंकि क्षेत्रीय जो मुद्दे हैं वो रोज़ नए नए बनते हैं, नए नए उभरते हैं, आंदोलन होते हैं। आज आंदोलन क्यों होते हैं? आंदोलन इसीलिए होते हैं कि जो उनका जनप्रतिनिधि होता है वो उस मतदाता के घर पर, उस पीड़ित परिवार के घर पर नहीं पहुंच पाता, इसलिए उन्हें आज रोड जाम करना पड़ता है। कई बार आपने देखे होंगे, कई केस ऐसे होते हैं जिसमें मर्डर हो जाते हैं, मर्डर के समय पहुंच नहीं पाते, इसलिए 3-3 दिन तक बॉडी नहीं उठाई जाती। क्यों? ये समस्याएं इसीलिए होती है कि जब आपका क्षेत्रीय जो नेता हो तो नहीं पहुंचता। मेरा ये कहना है कि प्रत्येक जनप्रतिनिधि को अपनी मोरल ड्यूटी समझ के अपने जनता के साथ खड़ा रहना चाहिए, अपने उस मतदाता के साथ, उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा रहना चाहिए जिसको कोई समस्या है, और उसका समाधान करना चाहिए। यदि एक ही दिन के अंदर अगर इलेक्शन होता है तो ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो जाएगी और एक ही पार्टी, कोई सी भी पार्टी हो, अगर वो चुनाव जीतकर अगर सत्ता में बैठती है तो 5 साल के लिए वो वोटर क्या करेगा? उस वोटर की कोई समस्या हल नहीं होगी, ऐसा मेरा विचार है। आप सभी के साथ ही सभी दर्शकों को भी मैं बता दूं कि ये जो डिबेट जहां आयोजित की जा रही है, ये आगरा रोड का प्रतिष्ठित मिस्टी बेकरी एंड कैफ़े है। आप यहाँ चाय की चुस्कियाँ ले सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं और अपने फैमिली ट्रिप्स एंजॉय कर सकते हैं। साथ में चूँकि बात संवैधानिक बदलाव की है, तो संविधान में संशोधन करना, आर्टिकल्स चेंज करना, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती मामले में ये स्पष्ट कर चुका है कि संघीय ढांचे में आप बदलाव नहीं कर सकते, मूलभूत संरचना नहीं बदल सकते, आप संशोधन कर सकते हैं। अभी मेरे मित्र सुभाष जी ने एक बात कही कि 5 साल में जनता कहाँ जाएगी। चाहे आज चुनाव करवा लीजिए, चाहे 2 साल बाद करा लीजिए, चुनाव का जो कार्यकाल है वो तो 5 साल ही है, उसमें कोई परिवर्तन थोड़ी है। मेरे भाई प्रेमचंद जी ने कहा कि आप संविधान में परिवर्तन करने की बात है। केशवानंद भारती वाले मामले में हमारे स्पष्ट दृष्टांत के साथ में क्लियर कर दिया है कि आप परिवर्तन कर सकते हो। देश के विकास के लिए सरकारें अब से पहले भी लाई हैं, परिवर्तन होना चाहिए। रही बात हमारे संविधान में परिवर्तन की, आपको मैं जानकारी दूं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने जो 5 साल ही नहीं, जनता ने 15वें साल जिसको मौका दिया है, ऐसे वीर और देश प्रेमी प्रधानमंत्री ने आईपीसी और सीआरपीसी तक में चेंज किया है। अभी लेटेस्ट हम जो भारतीय दंड संहिता या भारतीय प्रक्रिया संहिता के बारे में जो बात करते थे, और किसी भी पार्टी ने उसका कोई विरोध नहीं किया। जब हमारी आईपीसी सीआरपीसी चेंज हो सकती है तो एक परिवर्तन के लिए, चुनाव परिवर्तन के लिए, देश के विकास के लिए, देश में एक अमन और चैन के लिए। रही बात, मेरे एक मित्र भाषा और धर्म की बात बता रहे थे, क्या क्षेत्रीय पार्टियों में चुनाव अगर एक साथ कराए जाते हैं तो भाषा में परिवर्तन थोड़ी होगा? अपनी स्वेच्छा से भाषा के हिसाब से कार्य करें ना। रही बात स्थानीय मुद्दों में, केंद्र अब हमारी देश की लिटरेसी रेट जो है अबाउट 90 है, हम 90% से ऊपर साक्षरता की स्थिति में पहुंच चुके हैं। हमारी लिटरेसी, हम गर्व के साथ में कह सकते हैं, हमारी स्वच्छता दर जो है वो 98% तक पहुंच गई। एक साथ 5 साल के अंदर हम स्वच्छ रहना सीख गए हैं, हम शिक्षित हो गए हैं। अब हमारे यहाँ पर परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं, हमारे देश में चुनाव की प्रक्रिया भी बदलनी चाहिए। रही बात हमारी 5 वर्ष की जो सौदेबाजी वाली जो बात हमारे कांग्रेसी विचारधारा के बंधु बता रहे थे कि साहब क्षेत्रीय बिंदुओं पर हम बात नहीं कर पाएंगे, तो 5 साल तो चुनाव की प्रक्रिया में 2 साल थोड़ी किया जा रहा है। चुनाव आप क्षेत्रीय, मैं आज वोट देने जाऊंगा तो मुझे यदि केंद्र में
राष्ट्रीय पार्टी अच्छी लगती है तो मैं केंद्र में उसको वोट दूंगा, और पंचायत के चुनाव में या पार्षद के चुनाव में यदि मुझे लोकल मुद्दा प्रभावी लगेगा तो मैं उसको वोट दूंगा। मैं कोई चेंज नहीं करूंगा, मैं अपना मन बना करके जाऊंगा, मैं अपनी व्यवस्था के साथ वोट दूंगा, वो मेरी अपनी स्वतंत्रता है, वो वोटर की स्वतंत्रता है। रही बात ये जो चुनाव सुधार में किसी को तो करना पड़ेगा, मैं आपसे स्पष्ट बात करना चाहूँगा, जीएसटी लाकर के देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया, नोटबंदी लाकर के देश में एक अभूतपूर्व परिवर्तन किया। आज मेरा देश बदल रहा है, मेरे देश की बदली हुई तस्वीर को मेरे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इस कदर पहुंचा दिया है कि हम एक साथ चुनाव के लिए काबिल हैं और इसको सहर्ष स्वीकार करना चाहिए। जैसे कि आप सभी अपनी राय रख रहे हैं, तो इस बीच एक मुद्दा और है कि भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था और बहुमत साबित करने में भी विफल रही, सिर्फ 240 सांसद ही चुन करके आए। तो ऐसी स्थिति में क्या ये संभव है कि केंद्र सरकार सफलतापूर्वक ये स्थापित कर पाएगी कि इस विधेयक को कानून बनाया जा सकेगा? क्या ये विधेयक कानून बन सकता है? क्या ये व्यवहारिक है? देखिए, बीजेपी का ग्राफ विगत 10 साल में जो रहा, चाहे वो मोदी जी का आंकड़ा देख लो जीत का, चाहे इनकी कुल सीटों का आंकड़ा देख लो, वो पहले से ग्राफ गिरा है। जनमत इन्होंने खोया है और कई बिल अभी आए और मुंह की खानी पड़ी है, और इस बिल में भी क्योंकि बहुमत इनके पास है नहीं लोकसभा राज्यसभा में, और ये बिल भी में इनको मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि ये किसी भी तरह से व्यवहारिक नहीं लगता है। ये एक विपक्ष की भूमिका के लिए नहीं कि हम विपक्ष में पार्टी को बिलोंग करते हैं तो हम विपक्ष की बात करें, ऐसा नहीं है। बहुत सी बातें धरातल पे उतर कर आने में बहुत टाइम लगता है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। जिस दिन से चुनाव हुए हैं उसी दिन से कांग्रेस तो ये चाह रही है कि आज सरकार गिरी, आज सरकार गिरी। ऐसा नहीं है। कांग्रेस की एक केवल आशा है कि हमारे पास बहुमत, हम पूर्ण बहुमत के साथ थे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी पूर्ण बहुमत के साथ में थी, है और निरंतर 25 साल तक रहेगी इसी प्रकार से, अगर अच्छे कार्य करती आई तो। रही बात, मेरे मित्र ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुमत नहीं है। क्यों नहीं है बहुमत? कैसे कह सकते हैं? हमारे पास अंकीय गणित है और हमारे जो सहयोगी दल है उन्होंने इसका समर्थन किया है। एक राष्ट्र एक चुनाव का हमारे सहयोगी दलों ने समर्थन किया है। ये निश्चित रूप से, रही बात किसान बिल की, उसमें कुछ विसंगतियां हो सकती हैं, सारी चीज़ें अच्छाइयाँ थोड़ी हो सकती हैं, और किसान हित में अगर वापस भी लेना पड़ा तो हमने कभी, या हमारी पार्टी ने, या हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने कभी किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहा कि मैं सर्वपूर्ण संपूर्ण हूँ। मनुष्य संपूर्ण कोई नहीं है। यदि कोई भी बिल में यदि कमजोरी आती है और अगर सुधार के बाद में अगर दोबारा से किसान बिल आता है तो पुनः उस पर परिचर्चा की जाएगी। प्रश्न ये है कि बीजेपी ने कहा था कि 400 सीटें हमारी आएगी। जब अगर 400 सीटें इनकी थी तो फिर सहयोगी दलों की साथ लेकर चलने की कहाँ स्थिति थी? और जब इनको पता था कि 400 सीटें हमारी हैं तो इनको ज़रूरत ही नहीं थी। आज जिस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं, आज अगर इनकी 240 सीटों को देखा जाए तो जब तक उनका समर्थन नहीं होगा तब तक इनका भी वो चल नहीं सकता। और दूसरी बात यह है कि ये कर रहे हैं किसान, उसकी बात विधेयक लाने की। किसान तो 1 साल तक सड़कों पर पड़े रहे थे, हजारों किसान मर गए हैं, जिनकी आज भी इनको ये पता नहीं कि कितने किसानों की अस्थियां भी विसर्जन हुई या नहीं हुई। जब मोदी जी कहाँ चले गए थे? और जब इनको पता था कि 1 साल से अपने मुद्दों को लेकर किसान रोड पर है, सड़कों पर है, वहाँ इनको वो विधेयक याद नहीं आया। और आज जब इनको एक देश में एक इलेक्शन की बात ये करते हैं तब इनको किसान याद आ गए। मेरा कहना इतना ही था, मैं पहले भी ये बात कर रहा था कि मुद्दा कोई सा भी हो सकता है। वर्तमान सत्ता में जो व्यक्ति पावर में होता है उसकी कलम चलती है और उसके पास बहुमत होना चाहिए। आज बीजेपी के पास सहयोगी दलों से बहुमत है, खुद का बहुमत नहीं है। 240 सीटें खुद के, उसके बाद सहयोगी दलों से उन्होंने सीटें लेकर अपनी सरकार बनाई है। तो उन तमाम मुद्दे जो साल भर में इनके खिलाफ मोर्चा खोल के रोड पर खड़े थे, उन तमाम मुद्दों को यदि याद रखा जाए, उनके साथ कैसी दुर्गति हुई, तो निश्चित रूप से आप मानिए कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि एक साथ इलेक्शन होने चाहिए। देखिए, जैसा कि सुभाजी भाई साहब ने बताया,
कि बीजेपी किस प्रकार से 400 से 240 पे आई है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस भारत के अंदर कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और उस पार्टी की आज स्थिति ये है कि उसका अस्तित्व ही खत्म होने वाला था। उस स्थिति में अगर कोई 99 को अगर अपनी शाबाशी समझता है तो ये तो बहुत ही बुरी बात है। 240 और 90 में तो डबल का अंतर है, पहली बात। दूसरी बात ये, अगर ये कह रहे थे कि दूसरी जो पार्टियां है वो पार्टियां हमेशा बीजेपी के विपक्ष में खड़ी रही, तो आप ये देखिए कि जो पार्टियां बीजेपी के विपक्ष में खड़ी रही उनको भी आज ये लगा कि अगर हमारा देश अगर सुरक्षित है तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अगर हम लगेंगे तो हमारा देश सुरक्षित है। किस प्रकार से उन्हें भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास है, इसलिए उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन किया, कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं किया। भारत की जनता का ही नहीं, भारत की जनता के साथ साथ भारत की जो अन्य राजनीतिक दल है उन राजनीतिक दलों का भी बीजेपी से विश्वास है। उम्मीद है कि अगर बीजेपी के साथ रहे तो ये भारत विश्व गुरु बनने की ओर जिस प्रकार से अग्रसर है, इसमें बीजेपी का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते सचिन जी, आपसे ये सवाल है कि आप समाज के दोनों पहलुओं से रूबरू होते हैं, एक आम आदमी से भी, पार्टी प्रतिनिधियों से भी और सरकारी जो मुलाजिम होते हैं उनसे भी। तो अगर चुनाव एक साथ हो या चुनाव समय समय पर होते रहें जो कि वर्तमान व्यवस्था है, उससे आम आदमी को कितना फर्क पड़ता है? रवि जी, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें दोनों ही तरीके की बातें हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में भी दोनों तरीके की बातें सामने आती हैं। अगर हम अर्थव्यवस्था और विकास की बात करते हैं तो जैसा कि रोहित जी ने बताया कि 4000 करोड़ रुपए एक इलेक्शन में खर्च होते हैं, तो वो 4000 करोड़ रुपए एक ही इलेक्शन में विधानसभा और लोकसभा में एक साथ ही खर्च हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बार बार उनको खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी बात करते हैं हम, संसाधन दूसरे जुटाने पड़ेंगे। हाँ, संसाधन जुटाने पड़ेंगे। और आज संसाधनों की अगर बात करें तो भारत बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था है और जल्दी मेरे हिसाब से डेवलप्ड कंट्री बन जाएगी। और मैंने एक चीज़ महसूस की है पिछले 10 से 15 सालों में, मैं देख रहा हूँ 10 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, मैंने देखा ये लोग यूएस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। चाहे आप फ़ोन बैंकिंग को ले लीजिए, चाहे आप जीएसटी को ले लीजिए, चाहे आप किसी भी मुद्दे को ले लीजिए, ये लोग यूएस कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और मोदी जी संकल्पित हैं अपने हर मुद्दे को जनता के बीच में लाने के लिए। और इतनी एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद भी 240 सीट लाना मेरे हिसाब से कम नहीं है, क्योंकि लगातार 3 साल इलेक्शन देखने के बाद अगर कोई पार्टी कोई भी हो, मैं बीजेपी कांग्रेस की फेवर में नहीं हूँ, 240 सीट अगर एक दल लेके आता है तो बहुत बड़ी बात है। यहाँ कांग्रेस का अगर आप ग्राफ देखेंगे तो लगातार वो नीचे की तरफ जा रहा है। 99 आ गई, इस बार थोड़ा सा ग्राफ अप हुआ है। और अर्थव्यवस्था की बात करें तो देखो, विकास की दृष्टि से तो ये बहुत अच्छा पहलू है, लेकिन संसाधन जुटाने की अगर अपन बात करें तो वो बहुत मुश्किल प्रतीत होता है। इतनी बड़ी जनसंख्या है, इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत सारे चैलेंजेस सामने आएंगे। और जहाँ तक जनता को दोनों वोट्स के लिए सामने लाना, अभी आपने देखा लोकसभा में बहुत कम प्रतिशत रहा इलेक्शन का। उसका कारण ये रहा कि मैं जो मानता हूँ वो ये रहा कि ठीक है, जनता भी बहुत सारी सोची ठीक है सरकार तो आ ही रही है, क्यों जाए वोट देने, और ये कहीं ना कहीं वोटों को निकालने में भी सक्षम नहीं रहे। तो इनका भी ओवर कॉन्फिडेंस था, वहाँ ये फेलियर रहे। अगर इस ओवर कॉन्फिडेंस में रहे तो मुश्किल हो सकती है, अदरवाइज तो ये जो पॉइंट है वो पॉजिटिव है मेरे लिए। जैसे मैंने ये बात कही कि जैसे अमेरिका में, स्वीडन में, फ्रांस में और कनाडा में ऐसे बहुत सारे देश हैं जिसमें कि वन नेशन वन इलेक्शन होता है और वो बहुत सही तरीके से अर्थव्यवस्था को या सिस्टम को काम में लेकर के उन इलेक्शंस को कंडक्ट कराते हैं। उसी लाइन में हमारी जो अर्थव्यवस्था है, हमारा जो देश है वो जा रहा है। मोदी जी का सपना जो है वो यही है कि एक साथ सब चीज़ें कंडक्ट हो और अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो, जहाँ तक मुझे लगता है। भाई रोहित जी और राजबिहारी जी ने कहा कि हम 15 साल मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, 15वीं-तीसरी बार। भाई आप पहले फुल मेजोरिटी में थे, आज 240 पे आके अटक गए। तो ये चीज़ आप महसूस करें कि कहीं न कहीं पे आप लोगों से गलती हो रही है, जब भी तो आपका ये ग्राफ नीचे जा रहा है। और आप जो कृषि बिल की बात कर रहे हैं, साल भर से किसान ये धरने पर बैठे हैं और उन लोगों ने में से कितने हजारों आदमी मर भी गए। उसके बाद में आपको वो बिल वापस लेना पड़ा, तो ऐसी क्या स्थितियाँ बना गई। और फिर जीएसटी की बात कर रहे हैं तो जीएसटी में भी आप है ना, जो एक आम आदमी की आवश्यकता का है उस पर भी आप जीएसटी
28% तक लगा रहे हो, तो वो भी पूरे ऑल इंडिया में लागू तो कर दिया, लेकिन प्रभावी ढंग से कहाँ हो पा रही है। और रही बात यह है कि अगर आप एक साथ इलेक्शन कराते हैं और एक माहौल क्रिएट होता है, उस टाइम अगर मान लो बीजेपी का राज बन गया तो इतनी तानाशाही और इतनी अव्यवस्था हो जाएगी कि उसको आम आदमी ऐसा ही सा महसूस करेगा, जिससे आम जनता को एक वोट देने का अधिकार दिया गया है, वो ऐसा ही होकर और 5 साल तक क्या इसी इंतज़ार में रहेगा कि यार अब आगामी 5 साल आएगा, जब देखते हैं उस टाइम फिर कोई ऐसी स्थिति आ गई तो क्या वो आदमी ज़िंदगी भर तक ऐसे जो अपनी समस्या को लेकर कुंठित रहेगा, पीड़ित रहेगा क्या? तो मेरे हिसाब से ये जो विचार किया जा रहा है वो कतई तार्किक और सैद्धांतिक रूप से सही नहीं है। और रही बात ये है कि मेजॉरिटी इनके पास हो सकती है, जो भी सहयोगी दलों से, इनके पास इतना नहीं है कि आप अमेंडमेंट इतनी आसानी से कर सके। जैसा कि सचिन जी आपने बात की यूएस इलेक्शंस की, तो दर्शकों को मैं बता दूं कि विश्व का जो सबसे पुराना लोकतंत्र है अमेरिका, जहां पर की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो प्रेसिडेंशियल है। आपने कहा कि धीरे धीरे हम अमेरिका की ओर बढ़ रहे हैं, तो सबसे बड़ी आपत्ति यही है कि आखिर भारत को अमेरिका बनने की आवश्यकता क्या है, भारत को भारत क्यों नहीं रहने दिया जाए। यहाँ पर जो मौजूदा व्यवस्था है लोकतंत्र की, इसके ऊपर गिराज जी आप क्या कहेंगे? देखो, ये जो बदलने की है ये सब चुनावी मुद्दे हैं। अभी चुनाव स्टेटों में आ रहे हैं और भी आ रहे हैं। मेन ये मुद्दा चुनावी है। हर बार जब चुनाव आते हैं तब ऐसा कोई ना कोई नया बिल लाया जाता है। ये ध्यान भटकाने के लिए मतदाताओं का एक मुद्दा है और यही है। और धरातल पे इस प्राणी में भैया कह रहे थे कि अमेरिका में तो राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है, यहाँ तो बहुत चुनाव होते हैं, अपने यहाँ तो बहुत होते हैं। बहुत फ़र्क है उनमें हमें। इंडिया की व्यवस्थाओं का अलग अलग व्यवस्था है और हमारी बहुत सी आबादी ग्रामीण परिवेश में आज भी रहती है। हम ग्रामीण परिवेश पर निर्भर हैं सारे सब कुछ, तो उसको धरातल में लाने में से बहुत सुधार की आवश्यकता होगी। चुनाव सुधार की प्रक्रिया है, उसके तहत जो वन नेशन वन इलेक्शन की थ्योरी है, उसके तहत एक तथ्यात्मक बात यह है कि जब आप राज्य में जहाँ चुनाव होते हैं, जिस भी राज्य में या केंद्र में, तो जो मैन पावर लगती है वहाँ पे काम होने बंद हो जाते हैं, पहले आचार संहिता के नाम पर, और कुछ जो मनमौजी कर्मचारी हैं वो उसका ड्यूटी पर होते हुए भी फ़ायदा उठाते हैं। तो बार बार जो चुनाव होते हैं, हर साल में, हर 1.5 साल में, 2 साल में, इससे कहीं ना कहीं एक जो आम आदमी है उसका काफ़ी समय जाया होता है और काम नहीं हो पाता। देखिए, इस बात पर तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये बात बिल्कुल ठीक है कि किस प्रकार से चुनाव के नाम पर अगर हम बार बार मैन पावर को लगाएंगे, बार बार हम भारतीय सेना को हम लगाएंगे, बार पुलिस प्रशासन को लगाएंगे, टीचर्स स्टाफ को लगाएंगे, तो उससे बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट की हम बात करें, क्योंकि हमको पता है कि चुनाव जब वो करवाए जाते हैं तो उस चुनाव की पूर्ति के लिए हर डिपार्टमेंट से कर्मचारी लिया जाता है। और अगर हर डिपार्टमेंट से आप कर्मचारी लोगे तो आप देखा जाता है कि काम किस प्रकार से बाकी सब डिपार्टमेंटों में काम रुक जाते हैं। और काम रुकने से छोटे मोटे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जिससे जन सामान्य को बहुत हानि उठानी पड़ती है। इसलिए वन नेशन वन इलेक्शन की जो विचारधारा आई, बीजेपी ने जो अपना मैनिफेस्टो में रखा और अब इस पर काम भी कर रही है, तो बीजेपी ने बहुत सोच समझकर काम किया है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में इसको उठाकर और ला के रख दिया है। और मुझसे पहले आदरणीय हमारे बीच में कांग्रेस माइंडेड हमारे बीच में भाई साहब है, तो उन्होंने कहा कि कृषि बिल की बात उन्होंने जो करी। देखिए, कृषि बिल की बात करें तो वास्तविकता में तो ये था कि कृषि बिल बहुत ठीक था, लेकिन बस समझने की देरी थी। और कृषि बिल में जिन लोगों ने आंदोलन और प्रदर्शन किया, हम राजस्थान में हम लोग रहते हैं तो राजस्थान के लोग इस बात को समझते भी हैं किस प्रकार से कुछ एक क्षेत्र विशेष के लोगों ने इस पर आंदोलन प्रदर्शन किया। और जब उन लोगों की रिपोर्टें निकल के जब सामने आ रही है तो वो देखा जा रहा है कि वो सब लोग किस एजेंडे के तहत इस आंदोलन को उन लोगों ने बढ़ाया है। फिर भी हमारे जो प्रधानमंत्री है उन्होंने सोचा कि अगर लोगों को ये लगता है कि इनके हित के लिए अगर इसको चेंज करना चाहिए तो उन्होंने इसको चेंज किया। तो आप इस बात को तो बिल्कुल भी ना कहें कि किस प्रकार से ये जो कृषि बिल है ये आया और फिर ये चला गया, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सिर्फ इतना सा विजन है कि इस देश को विकास की ओर किस प्रकार से हम लेकर जाएं। होने की पूरी संभावना है। यदि वन नेशन वन इलेक्शन अगर लागू भी होता है तो उसमें भी सब कुछ है। आगे अगर कोई कमियां रहेंगी तो उसमें भी आगे के कार्यकाल में और सुधार होंगे। ये थोड़ी कि एक बार जिस कंडीशन में बिल पास हो गया
वो ज्यों की त्यों ही रहेगा। यदि उसमें कोई जनता या आप जैसे प्रबुद्ध लोग सुधार की बात करेंगे तो आगे और उनमें भी सुधार होगा। तो मेरे विचार से कांग्रेस को भी ये करना चाहिए कि हर चीज़ का विरोध ही करे जाएगा। यदि कोई अच्छा कार्य देश में होता है तो उसको स्वागत करना चाहिए, उससे नुकसान एक भी नहीं है। अगर एक बार चुनाव होते हैं तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और देश की विकास की स्थिति में, प्रगति की स्थिति में, शिक्षा के क्षेत्र में व्यवधान होता है और हर दृष्टि से नुकसान है बार बार चुनाव होने से। परिवहन कितना होता है, उनमें दुर्घटनाएं होती हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इन सब चीज़ों का जब लाभ हो रहा है तो एक साथ चुनाव होने में नुकसान कुछ भी नहीं है। तो कांग्रेस को चाहिए, कांग्रेस विचारधारा को चाहिए कि देश के विकास के लिए एक साथ खड़े हों और प्रगति के क्षेत्र में जो अच्छे कार्य हैं उनमें देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का सहयोग करें। एक राष्ट्र एक चुनाव की बात तो ठीक है, लेकिन इसका एक बड़ा ही दूसरा पहलू भी है, उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए कि जैसे किसी राज्य की सरकार गिर जाती है, अल्पमत में कोई सरकार गिर जाती है, तो उस स्थिति में क्या स्थितियाँ होंगी, क्या परिस्थितियाँ होंगी। देखिए, उसके लिए जहाँ तक मेरी समझ में है कि उसके लिए एक रचना बनाई गई है और उसके लिए ये किया गया है कि हर साल ये जो चुनाव है बीच बीच में कहीं नहीं करा के हर साल एक ऐसा समय अवधि तय की जाएगी। उस समय अवधि के अंदर पूरे भारत के अंदर जैसे कहीं उपचुनाव की अगर आवश्यकता पड़ी है तो वो एक ही समय पर पूरे भारत वर्ष के अंदर जहाँ जहाँ उपचुनाव की आवश्यकता है वो चुनाव एक ही समय पर किए जाएंगे। राष्ट्रपति शासन लगा देंगे उस स्थिति में? कोई सरकार 2 साल में गिर गई जी, तो आप वहाँ चुनाव करवाएंगे या राष्ट्रपति शासन लगा देंगे? ये चुनाव करवाएंगे। राष्ट्रपति शासन की स्थिति तो कभी आज तक बीजेपी राज्य के अंदर पैदा नहीं हुई है। बीजेपी ने कभी राष्ट्रपति शासन लगाया भी नहीं है और आदरणीय इंदिरा गांधी सरकार ने ये काम किया है। देखिए, जब से देश आज़ाद हुआ है और आज 2024 चल रहा है, सबसे पहले तो हमारे प्रधानमंत्री जी को ये देखना आवश्यक है कि कितनी बार संविधान में अमेंडमेंट हुए और जिस सब्जेक्ट पर चर्चा कर रहे हैं ऐसे कितने प्रश्न आए जिन पर अमेंडमेंट हुआ, 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। अब बात यह आती है कि यदि मान लो ये हो जाए कि एक इलेक्शन पूरे देश में एक ही दिन होगा, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि पंचायत समिति का मेंबर चुना जाएगा, सरपंच चुना जाएगा, वहाँ का मेंबर चुना जाएगा, जिला परिषद चुना जाएगा, पार्षद चुना जाएगा, एमएलए चुना जाएगा और सांसद चुना जाएगा। कितने जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। यदि कहीं किसी स्टेट की यदि सरकार गिर जाती है तो उसके बारे में इसी जो अमेंडमेंट करेंगे 1 इलेक्शन वाले उसी के साथ होना चाहिए। ये क्या करेंगे, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, किस आधार पर उसके चुनाव होंगे। सरकार यदि मान लो किसी स्थिति में यह आ जाता है कि ये भी देखने का विषय है कि क्या सहयोगी दलों के साथ जो पार्टियां चुनाव में खड़ी है और जब सत्ता की बात आती है और वो क्षेत्रीय पार्टियां उस बहुमत दल का यदि साथ छोड़ देती है, क्या उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए क्या प्रधानमंत्री जी एग्री हैं? इस संविधान के अंदर हर व्यक्ति की एक लालसा होती है कि सत्ता हमारी हो और उस सर्वोच्च कुर्सी पर हम बैठें जिससे देश चले। अभी हालात भी यही है। आपके पास 10 साल तक पूर्ण बहुमत था, इसमें कोई दोहराई नहीं, हम स्वीकार करते हैं। आज आपके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इस बात को आप स्वीकार करो। आज आप कोई भी काम करना चाहते हैं, आप सहयोगी दलों के साथ कर रहे हो। ये सहयोगी दल आपके 5 साल कितने दिन चलेंगे, ये गर्व के विषय में छुपा हुआ है। तो मेरा कहने का तात्पर्य इतना सा है कि कोई भी चीज़ यदि आपके सामने है तो आप उस सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, उन बिंदुओं को संविधान में, संसद में जब आप बिल लाओगे, बिल बहुमत से पास होता है, नहीं होता है, किस स्थिति में पास होगा, नहीं होगा, अभी तो केवल चर्चा का विषय है, अभी हुआ नहीं है। लेकिन मेरा मानना यदि ऐसी व्यवस्था होती है और संविधान ये विधेयक पास हो जाता है संसद में, तो उन बिंदुओं पर इस प्रकार से बनाए जाएं जिसमें यदि ऐसा माहौल हो कि सत्ता गिर जाए, किसी की सरकार गिर जाए, तो उसकी स्थितियां किस स्थितियों के आधार पर उसका इलेक्शन हो, जिससे जनता का, आज कह रहे थे कि 4,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, 7,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है, तो क्या उस समय इलेक्शन नहीं होंगे? क्या उस समय 5 साल बाद इलेक्शन कराए जाएंगे उन इलेक्शनों के साथ? उसके क्या मायने होंगे? ये वो बिंदु है जो विचारणीय है। मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि
अगर इस प्रकार से उपचुनाव की अगर स्थिति पैदा हुई तो क्या उस स्थिति में क्या राष्ट्रपति शासन आप लगाएंगे? तो उस विषय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी अगर हम बात करें तो अभी कई जगह उपचुनाव होने हैं और उस उपचुनाव का जो समय शायद 6 महीने तब तक हो चुके हैं, तो अभी भी कोई राष्ट्रपति शासन की तो आवश्यकता है नहीं है, सरकार के पास उसका भी एक ऑप्शन है। तो इस प्रकार की बेतुका बातें करने से लगता नहीं है कि हम इस मुद्दे से भटक सकते भाई हैं। रोहित जी ने कहा कि ये इलेक्शन अगर आगे बढ़ता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। भाई राष्ट्रपति शासन की स्थिति तो जब आती है ना, जब बहुमत नहीं मिलता है या बहुमत के आधार पे सरकार गिर जाती है। तो क्या आप जैसे मान लो कि आज की तारीख में 6 महीने का है, अगर 6 महीने के 2 दिन पहले अगर कोई दूसरा व्यक्ति मर गया, एमएलए मर गया, तो क्या उसका इलेक्शन कैसे करवाएंगे? फिर अगर मान लो सरकार चेंज हो गई और जो प्रशासनिक व्यवस्था रिसीवर लगाए या जो भी राष्ट्रपति शासन लगाए, तो उसमें स्थिति में आम पब्लिक के कार्य बाधित नहीं होते क्या? समय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए आप सभी से निवेदन है कि आखिरी 30 सेकंड में आप अपना पक्ष रखिए। सचिन जी। देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और मैं तो इसकी पॉजिटिविटी की तरफ देखता हूँ, अर्थव्यवस्था और विकास की तरफ देखता हूँ। तो ये होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। देश के जिस हिसाब से 150 करोड़ की आबादी है, बड़ा देश है और भारत को वर्ल्ड में एक अलग पहचान है। और इस समय वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। उनको देश के हित में ध्यान में रखते हुए उन निर्णयों पर ध्यान देना चाहिए जिससे देश का भविष्य उज्ज्वल हो। ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर अभी देखना है, विचार करना है। बाकी मैं इस चीज़ से सहमत नहीं हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन जो बिल्कुल भी तार्किक और सैद्धांतिक नहीं है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और ये आज देश काल और हिंदुस्तान की जो पॉपुलेशन है उसके आधार पे पॉसिबल नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि यहाँ पे और रही बात ये है कि दोनों पार्टियाँ अगर मान लो कि कांग्रेस पार्टी या और दल इसका विरोध कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं पे इसमें बहुत बड़ी खामियां हैं जिसके आधार पे वो वन इलेक्शन वन नेशन की बात को नकार रहे हैं। ये लागू नहीं होना चाहिए। मीडियन एज के माध्यम से मैं मेरे देश की बदलती हुई तस्वीर के साथ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अब मेरा देश बदल गया है। मेरा देश शिक्षित है, साक्षर है और प्रगति पथ पर निरंतर है। और आज मेरा देश वन नेशन वन इलेक्शन के लिए पूर्ण रूप से तैयार है। इसे स्वीकार करना चाहिए। बिल्कुल, मैं वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में हूं और ये देश की दिशा और दशा बदलने का काम करेगा। देश को आर्थिक मूल्य पर भी खरा उतरेगा। देश की जो मैन पावर है उसको भी सही दिशा में सही दशा में ले जाने का काम करेगा और ये इस देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान देने वाला है। इसलिए मैं पूर्णतः इस बिल से सहमत हूँ। वन नेशन वन इलेक्शन का मैं बिल्कुल पक्षधर नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो बिल लाया जा रहा है या जो समिति की रिपोर्ट पे सर्वदलीय एक विचार, उस पर मंथन हो, उसमें कोई कमियाँ वो दूर हो और सारे दल मिल के, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन कोई एक दल का नहीं है, सारी पार्टियाँ उसमें चुनाव लड़ेगी। तो सबकी सर्वसम्मति से सबकी उसमें कमिटमेंट करना है या कोई चीज़ जोड़नी है, वो सारा करके ही लागू किया जाए, वरना मैं आज की तारीख में इसके खिलाफ हूँ। एक इंग्लिश कहावत है, चेंज कांट बी गिवन टू यू एवरी टाइम, यू मस्ट ब्रिंग द चेंज। ये लाइन मैंने एक पतासी के ठेले पर पढ़ी थी। कृपया पैसे खुले दे हुए कि मैं हर समय आपको खुले नहीं दे सकता, आप खुद खुले लेके आवे तब मैं आपको चेंज कर सकता हूँ। बात सुनने में थोड़ी मजाकिया लगती है, लेकिन बड़ी दार्शनिक बात है कि बदलाव आपके लिए हर समय लाया नहीं जा सकता। आप बदलाव के नायक स्वयं बने। देश बदल रहा है, देश की भौगोलिक और जो जनसांख्यिक परिस्थितियां हैं वो भी बदल रही हैं। आज हमारा देश विश्व का सबसे युवा देश है, युवा बदलावों को स्वीकार कर रहा है और इसी का परिणाम हम चुनाव में देखते आए हैं। चाहे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार बीजेपी चुनी गई हो या फिर राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा जो सफर रहा उसकी सफलता हो,
देश सभी को स्वीकार कर रहा है और कहीं ना कहीं बदलाव आ रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन बात सुनने में बड़ी प्रासंगिक लगती है, लेकिन कितनी व्यावहारिक हो पाएगी ये तो समय ही स्पष्ट करेगा। अगली किसी भी डिबेट तक आप हमसे जुड़े रहिए मीडियन एज के साथ। हम इसी तरह के ताज़ा मुद्दों पर आपको जोड़ते रहेंगे। नमस्कार।